मैंने आपको कुरु और सुरसेन महाजनपद के बारे में बताई थी। आज मैं आगे वाला शुरू करवाता हूं, आज इसको खत्म कर लेते हैं यार अपने। और कौन कौन से? तो भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। उन महाजनपदों में से 3 अपने राजस्थान में हुआ करते थे, तीनों का मैंने बता दिया। पर ऐसा तो है नहीं कि केवल बड़े राज्य थे, छोटे राज्य भी हुआ करते थे। तो छोटे राज्य कौन कौन से थे उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक सबसे पहले जिसे एक जनपद की बात करना चाहूंगा, वो जनपद मैं लूंगा सीवी। सीवी जनपद हुआ करता था। मुझे लगता है जब मैं सीवी जनपद नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में सेकंड क्लास आ रही होगी कि सर आपने बताया था कि मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद है। इसका मतलब इसका क्षेत्र तो कौन सा रहा होगा? तो इसका क्षेत्र मेवाड़ के आसपास का भाग, या मैं ज्यादा कहूं तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर ये लोग रहते होंगे। कहते हैं किसी टाइम में ये अपने उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर रहा करते थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद में ये जो जाति या जनजाति कबीला जो था सीवी, ये इधर अपने चित्तौड़ वाले इलाके के आसपास में आ गए थे। और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका, जिसको आजकल अपने नगरी कहते हैं। अब नाम इसका नगरी मिलता है, बाकी ये माध्यमिका थी। बहुत पुराना शहर है, खूब सारी जगह से इसकी जानकारी मिलती है माध्यमिका की। जैसे माध्यमिका की जानकारी आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी है। बाद में पाणिनि के अष्टाध्यायी पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। जैनों का एक अभिलेख मिला है, बरली, अजमेर में एक जगह पड़ती है। बरली अभिलेख मिला है कि निर्वाण संवत या वीर संवत का अभिलेख है। वीर निर्वाण संवत 84। कहते हैं कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जिन्होंने एक अपना कैलेंडर शुरू किया था वीर निर्वाण संवत, तो महावीर के मृत्यु के 84 साल बाद में वीर निर्वाण संवत के 84वें साल में अजमेर के अंदर एक बरली अभिलेख मिला, जिसके बारे में हम कहते भी हैं कि हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्योंकि जैनों का अभिलेख है तो वो कहता है कि माध्यमिका जैनों का एक अंदर हुआ करता था। तो माध्यमिका तो वैसे भी याद रखना है कि खूब सारे सोर्सेज है जहां से हमें माध्यमिका का पता चलता है। 1920 के आसपास में डी.आर. भंडारकर थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। तो डी.आर. भंडारकर इसका एक्सकेवेशन करता है। राजस्थान में अपने सबसे पहले किसी का एक्सकेवेशन हुआ था, तो एक्सकेवेशन इसी का होता है, माध्यमिका का। चीजों को पहले पता चल गया होगा किसी का, लेकिन एक्सकेवेटेड पहली जो साइट थी वो अपने माध्यमिका ही हुआ करती थी। तो सीवी जनपद वालों की राजधानी थी माध्यमिका। सिक्के वगैरह मिले माध्यमिका से सीवी जनपद के। चित्तौड़ के आसपास का इलाका था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी जानकारी है, पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी है, महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। बरली अभिलेख जो है वीर निर्माण संवत 84 का, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। और बरली अभिलेख के बारे में तो मैं और बताना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे राजस्थान का अभिलेख का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, अभिलेखों की एक मैंने पूरी सीरीज यूट्यूब पे डाली थी, उसमें बरली अभिलेख के बारे में मैंने कई बातें और बताई है। मैं चाहूंगा कि आप वहां से वो देखें तो थोड़ी और चीजें वहां पर आपको समझ आ पाएगी। बाकी ये थोड़ी सी अपने ध्यान रख लेना माध्यमिका के बारे में कौन कौन सी बातें थी। मैं और बताना चाहूँ तो जिसको आज अपने अब तो इसको नगरी बोलने लग गए। मैंने आपको बताया था कि नगरी में खूब बड़े बड़े से पत्थर मिले हैं, और उन्हीं पत्थरों में से कुछ पत्थर जो है वो गोसुंडी के अंदर ले गए थे। गोसुंडी पास में पड़ता है। तो श्रृंगार कंवर वाली जो गोसुंडी वाली बावड़ी है, तो कहते हैं उसके जो पत्थर है वहां नगरी से ले जाके वहां पर लगाए गए थे। और गोसुंडी में जो अभिलेख मिला हमें, तो वो भी कहते हैं कि वो अभिलेख वाला भाटा पहले इधर था, नगरी के अंदर था, और फिर वहां पर लेके चले गए थे, जिसमें हमें भागवत धर्म की जानकारी वाली इन चीजें मिलती है। तो इसके पत्थर इधर उधर आसपास में और ले जाए गए थे। तो कहते हैं कि इसके जो पत्थर थे उनको ले जाके पास में एक जगह और हाथीबाड़ा नाम की जगह, वहां पर भी इसके पत्थर लगाए गए थे। तो जो उसी से हाथीबाड़ा वाली नाम की जगह बनाई गई थी। और कहते हैं उस हाथीबाड़ा वाली जगह के पास में ही और अकबर की सेना का पड़ाव रहा था। तो अकबर ने वहां पर एक मीनार बनवाई थी, मीनार के अंदर रोशनी करते थे, और उस रोशनी से चित्तौड़ के किले पर नजर रखने का काम किया गया था। तो वो और अपने आप में आप याद रखना, उब दीवट बोलते हैं उसको। उब दीवट नाम की एक मीनार बनाई थी। उब मतलब खड़ी, दीवट मतलब यहाँ से दिया खड़ा एक मीनार की, जहां से आपको दिया रख दिया गया, वहां से उसकी जानकारी मिलती थी।
तो नगरी वाली जगह से ही पत्थर ले जाके हाथीबाड़ा नाम की एक जगह का वो निर्माण किया गया था। नगरी वाली जगह के पत्थरों से आपकी गोसुंडी में बावड़ी वगैरह लगाई गई थी, और वो जो अभिलेख वाला बाटा है वो भी नगरी से ले जाया हुआ है। और अकबर ने यहाँ पे उब दिवट नाम की एक जगह और बनवाई थी, तो याद रखना। तो माध्यमिका के बारे में खूब सारी बातें अभी और आएगी, माध्यमिका की चीजें तो मैं और बताऊंगा अभी आपको। एक और बड़ा महाजनपद अपने मालव, सॉरी जनपद, मालव जनपद। मालव भी यही उत्तरी पश्चिमी भारत की जनजाति हुआ करती थी। सिकंदर से हारने के बाद में, सिकंदर के आक्रमणों के बाद में ये भी इस साइड के अंदर आ गए थे। और मालव जहां जहां रहे थे वो क्षेत्र ज्यादातर मालवा कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा जो है वहां पे मालव रहे थे, पंजाब के अंदर मालवा पड़ता है तो वहां पर भी मालव रहे थे। अपने बेसिकली ये जो इलाका था जयपुर और टोंक वाला, इसमें आ गए थे। हालांकि हम बुक्स में पढ़ते हैं कि कोटा और झालावाड़ के कुछ इलाके भी मालव जनपद के अंदर आया करते थे, पर वो उस मालवा के पार्ट थे, मध्य प्रदेश वाले मालवा के पार्ट थे। अपने बीचों बीच में जो था तो जयपुर और टोंक के बीच में था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी हुआ करती थी नगर। उसकी नगरी और इसकी नगर है, टोंक में जगह पड़ती है। जो कहते हैं पहले इसका नाम था कारकोट नगर, किसी टाइम में तो इसको कारकोट नगर कहा करते थे। टोंक में जगह भाई है। और यहाँ की जो सभ्यता मिली है ना में मालव जनपद की सभ्यता, उस सभ्यता का एक अलग नाम और दिया गया, हमने उसका नाम दिया खेड़ा सभ्यता। हमें किसी एक जनपद के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं तो इन्हीं के मिले हैं। कोई पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन से जनपद के प्राप्त होते हैं, तो मालव जनपद। 6000 के आसपास सिक्के मिले यार, खूब सारे सिक्के प्राप्त हो जाते हैं। तांबे के सिक्के हैं, खूब सारे सिक्के अपने को यहां से प्राप्त होते हैं। बेसिकली ज्यादातर सिक्के जो है नगर से प्राप्त हुए। हालांकि वो सिक्के एक जगह से और प्राप्त हुए हैं, टोंक में एक जगह और पड़ती है रेड, तो रेड से भी खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। पर रेड में मालव जनपद वालों के तो है, इनके अलावा भी और खूब सारे सिक्के प्राप्त हुए। और एक कोई जगह जहां से सबसे अधिक सिक्के प्राप्त होते हैं वो रेड ही है, सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के सिक्के, मालव जनपद के भी सिक्के, उनमें सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि रेड के अंदर सिक्के बनाने का टकसाल रही होगी। इंग्लिश में बोले तो मिंट, टकसाल मतलब जहां पे सिक्के डाले जाते हैं। इसका मतलब यहां पे धातु का काम होगा बहुत अच्छा, कि धातु के काम, धातु का मेटल का काम होता होगा तभी सिक्के बनेंगे। इसलिए रेड को अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, कि ये प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कैलाशनाथ पुरी थे जिन्होंने रेड का उत्खनन किया था। केएन पुरी कह दो या कैलाशनाथ पुरी कह दो। कि कैलाशनाथ पुरी ने इसका उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था। वापस देखना, जो मालव जनपद था वो जयपुर और टोंक वाले क्षेत्र के अंदर पड़ता है। मालव जाति द्वारा बसाया गया इसको। राजधानी इसकी नगर, या पहले का जो कारकोट नगर था टोंक में वो था। इसकी सभ्यता का एक नाम हमने खेड़ा सभ्यता भी दिया। किसी एक जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें मिले तो मालव जनपद के मिले। ये सिक्के अधिकतर तो इसकी जो राजधानी थी नगर से मिले, हालांकि कुछ सिक्के रेड से भी मिले, पर रेड वह स्थान है जहां राजस्थान में सबसे अधिक सिक्के मिले। अलग अलग टाइम पीरियड के सिक्के मिले हैं। हम कहते हैं यहाँ पे धातु का काम होता होगा, टकसाल रहती होगी, इसलिए हम कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर है। कि जिस प्रकार टाटा नगर जमशेदपुर जो है वहां पर धातु का काम होता है, ऐसे प्राचीन भारत में यदि धातु का काम कहीं पर होता था तो रेड में हुआ करता था। और इसका उत्खनन करने वाले कोई थे तो कैलाशनाथ पुरी थे। रेड भी टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है, तो आपने ये याद रख लेना। फिर एक महाजनपद के बारे में और बताना चाहूंगा आपको, योद्धे। योद्धे जनपद, यह भी उत्तर पश्चिम भारत की एक जाति थी। सिकंदर वाले आक्रमणों के बाद में अपने नीचे की तरफ उतर के आई थी, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके में। ये क्षेत्र याद रखना है इनके, सीधे सीधे कोई उठा के पूछ लेंगे। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके के अंदर ये लोग रहा करते थे। और इनकी जानकारी तो हम बाद में पढ़ेंगे। गुजरात के अंदर एक राजा हुआ था, शक वंश का एक राजा था। शक वंश का एक राजा हुआ था रुद्रदामन, और वो गुजरात में एक जगह पड़ती है जूनागढ़। जूनागढ़ कहते हैं उसको, गिरनार भी कहते हैं। वहां पर एक अभिलेख लगवाता है, और उस अभिलेख में वो इनकी जानकारियां, योद्धियों की जानकारियां देता है। वो कहता है कि योद्धे वो है जो क्षत्रियों में वीर है। वो इनकी खूब तारीफें करता है कि ये क्षत्रियों में वीर है, इन्होंने कुषाणों को हरा दिया। कि कुषाण जो ऊपर पंजाब की तरफ एक मध्य एशिया से एक नई जाति आ गई थी अपने कुषाण, उनको हराने का काम भी इन्होंने किया है।
तो रुद्रदामन जूनागढ़ वाले अभिलेख में लिखता है कि क्षत्रियों में वीर के समान योद्धे जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैं हरा रहा हूं। तो पहले दुश्मन की तारीफ करता है, बाद में लास्ट में एक लाइन में लिख देता है कि इनको मैंने हरा दिया। एक आदमी खुद की खुद तारीफ करे तो अजीब सा लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। इसने पहले कहा कि ये देखो योद्धे जो ये बहुत शक्तिशाली है भाई, ये क्षत्रियों में वीर के समान है, योद्धे हैं जिन्होंने कुषाणों को भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया, छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर एक लाइन में धीरे से नीचे लिखा मैंने इनको हराया। तो ये जो जानकारी है रुद्रदामन अपने जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख के अंदर देता है। आप एंशिएंट पढ़ोगे तब और पढ़ोगे कि जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख, यहाँ पर एक सुदर्शन झील है, तो सुदर्शन झील की जानकारी देने के लिए अभिलेख वगैरह लगवाए गए थे। आप पढ़ोगे कि यहाँ पे एक अशोक का अभिलेख भी हमें मिलता है। तो वो कई बातें आप